चलिए जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो सबसे अच्छा एमसीक्यू बनता है या क्वेश्चन, एक फुल ऑन क्वेश्चन पीजीबीपी के सेक्शन में से बनता है जी, वो डेप्रिसिएशन में से बनता है। सेक्शन 32 हाथ से लिखना पड़ेगा। सेक्शन 32 आपके टिप्स पे होना चाहिए ऑल टाइम। सेक्शन 32 स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन। Depreciation is available on the assets or the block of assets. Explanation 3 to the section 32. The expression of the assets means, assets में कहता है दोनों assets आएंगे जी, tangible और intangible. Tangible which can be touched, seen or felt, being the building, machinery, plant or furniture. Intangible assets like the know-how, patents, copyrights, trademark, license, franchisee and the other business commercial rights and of the similar nature. फिर एक है जी हमारे पास ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स ने थोड़ी सी हमारी जिंदगी आसान की है जी, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जी वो एसेट्स जो कि एक नेचर के हैं उनको इकट्ठे आप बंडल कर सकते हैं, जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट सेम है। तो अगर आपके पास 15 एसेट है जो सारे 10% में जाते हैं, तो उन 15 के 15 का आप एक ब्लॉक बना दो, ठीक है। ब्लॉक आपका बन गया लेटर से 20 करोड़ का। अब आप 20 करोड़ पे इकट्ठे ही 10% ले लो। और मैंने गवर्नमेंट से पूछा सर आपको कोई प्रॉब्लम है ब्लॉक बनाने से? कहता कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर रेट एक जैसा ही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक नुकसान है, 5 साल के बाद जब आप एक एसेट बेचने लगे तो आपको उसकी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, आपको तो पूरे ब्लॉक की वैल्यू पता है कि ये 15 एसेट की वैल्यू 20 करोड़ की है। जो एक पर्टिकुलर एसेट में बेच रहा हूं, इस पे कितनी की खरीदे थे और कितनी कितनी डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहे, वो अब आपको नहीं पता, बिकॉज आपने ब्लॉक बना दिया, ठीक है। और सारे ब्लॉक ही बनाते हैं, ठीक है। ब्लॉक क्या है, फिर से बोल रहा हूं जी, बंडलिंग ऑफ द एसेट जो सेम नेचर के और जिनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है। रीड कर रहे हैं। मीन्स द ग्रुप ऑफ द एसेट्स फॉलिंग विद इन द सेम क्लास ऑफ एसेट्स। 2 क्राइटेरिया है, एक तो उनका क्लास भी सेम होना चाहिए और रेट भी सेम होना चाहिए। कहता है वो टेंजिबल हो, टेंजिबल और या इनटेंजिबल हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सेम परसेंटेज ऑफ द डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब। तो 2 क्राइटेरिया जी ब्लॉक में एंटर होने के लिए, आप सेम क्लास को बिलोंग करते हैं और आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 मैंने पहले ही आपको बोला था कि सेक्शन 32 इस पे ऑब्जेक्टिफाई करेगा कि अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास ऑनरशिप होनी जरूरी है। अगर आप ऑनर नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। और उसकी एक्सेप्शन हमने पिछले पेज पे पढ़ी, जिसमें लेसी को ही ऑनर मान लिया गया था। डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली टू द ऑनर ऑफ द एसेट्स, हाउएवर रजिस्टर्ड ऑनर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन अगर आपके पास फ्रैक्शनल ऑनरशिप है, लेट से मैं 50% का मालिक हूं और आप 50% के हैं, तो 50% डेप्रिसिएशन आप ले लो, बाकी मैं ले लूंगा। एक्सेप्शन इन केस ऑफ लीज्ड बिल्डिंग, ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी, जहां पे मैंने बोला कि मैं रेंट पे था और मैंने वहां पर एक कमरा डलवा दिया। तो कहता है इन केस ऑफ लीज द लेसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन एनी सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड बाय हिम ऑन द लैंड टेकन ऑन लीज और द रेनोवेशन और द एक्सटेंशन और द इंप्रूवमेंट ऑफ द बिल्डिंग। ऑलरेडी कवर्ड ऑन द प्रीवियस पेज, जिसमें बिल्डिंग के ऊपर अगर मैंने एक कमरा डलवा दिया तो उसकी डिडक्शन मुझे मिल जाएगी। सो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ ऑनरशिप। पॉइंट नंबर 2 इज द हायर परचेज। आपको पता है 2 सिस्टम होते हैं, एक हायर परचेज और एक इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑनरशिप आपके नाम पे पहले दिन ट्रांसफर कर दी जाती है और उसका चार्ज क्रिएट कर देते हैं। चार्ज हट जाता है जब आप सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। ये बात क्लियर है। और हायर परचेज में क्या रहता है कि हायर परचेज में हम कहते हैं कि जी जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे उस दिन ऑनरशिप आपको ट्रांसफर की जाएगी, तब तक जो लैंडर है उसके नाम से वो एसेट्स रजिस्टर में रहता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जी, एक गाड़ी मैंने खरीदी हायर परचेज के ऊपर और 10 साल की उसकी इंस्टॉलमेंट करवाई। अब 10वें साल वो गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड होगी जब मैं सारी की सारी इंस्टॉलमेंट दे दूंगा। अब 10वें साल तक मैं उसका ऑनर ही नहीं हूं। अब ऑनर नहीं हो तो आप मेरे को डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करने दे रहे। आपने कहा सर डेप्रिसिएशन पता है कौन क्लेम करेगा? बैंक। तो हमने कहा अच्छा बैंक को दे दो। वो कहता है बैंक वाला कहता है मैं भी नहीं यूज कर सकता बिकॉज द एसेट इज नॉट यूज फॉर द बिजनेस, ठीक है। मेरे बिजनेस के लिए तो यूज हो नहीं रही है गाड़ी का तो कौन यूज कर रहा है? मैं। तो मैंने कहा सर फिर मेरे को दे दो। तो वो कहते हैं चलो एक्सेप्शन है ये भी ऑनरशिप की, अगर आपने कोई गुड्स हायर परचेज पे लिए हैं तो उसमें अगर आप ऑनर नहीं भी हैं तब भी आप उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं।
इन केस ऑफ हायर परचेज द डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट इज क्लेम्ड बाय द हायर परचेजर। तो ये CIT वर्सेस नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी का केस था दिल्ली हाई कोर्ट का, दैट द डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू द यूजर दैट इज द हायर परचेज इन केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। इन केस ऑफ लीज ट्रांजैक्शन in the lease agreement the asset shall remain the sole and the exclusive property of lessor. Lessor is what? Landlord. And the lessor can inspect and take the possession of the assets in case of default. तो इसका मतलब लेसर को ही डेप्रिसिएशन मिलेगी। तो ये तो कोई एक्सेप्शन हुई ही नहीं, लेसर इज द ऑनर। चलें, एसेट मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस और द प्रोफेशन ऑफ द सीसी। तो तीसरी कंडीशन जो आई ऑनरशिप के बाद वो कहता है कि डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट ओनली इफ इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इन केस अगर सिर्फ पार्ट ऑफ द एसेट इज यूज्ड, मतलब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही मैं यूज कर रहा हूं बिजनेस के लिए, तो फिर मैं पूरी बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन नहीं ले सकता। मैं सिर्फ एक ही फ्लोर पे ले सकता हूं, दूसरे फ्लोर पे मैं डेप्रिसिएशन नहीं ले पाऊंगा। कहता है डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ओनली फॉर दैट पार्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर द बिजनेस और द प्रोफेशन ऑफ द असेस। और ये यूज कब करना है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में। इन ऑर्डर टू क्लेम द डेप्रिसिएशन इट इज मैंडेटरी दैट द एसेट मस्ट बी यूज करना जरूरी है। और यूज कब करना है? प्रीवियस ईयर में, इररिस्पेक्टिव वो कितना यूज हुआ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जी स्टार मार्क कर रहे हैं। बट दिस प्रोविजन यहां पे लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट ईयर, ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। सुन लीजिए क्या है वो। कहता है कि जी करंट ईयर में पहली बार जब आपने कोई एसेट को खरीदा, पहली बार जब आपने कोई एसेट को खरीदा, और अगर आपने उसे खरीदा है करंट ईयर में और उसे यूज किया लेस देन 180 डेज के लिए, लेस देन 180 डेज के लिए, तो आपको उसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, आधी डेप्रिसिएशन ही मिलेगी। ठीक है। और मैंने कहा कि सर अगर 181 डेज के लिए यूज किया हो फिर आप पूरे साल के लिए लो। अगर आपने 180 डेज से ज्यादा देर के लिए यूज किया है तो आपको पूरे साल की डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। बट इट इज ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब ईयर ऑफ परचेज, जब वो एसेट खरीद के लिख रहे हैं, ईयर ऑफ परचेज। सुन लीजिए, लेट अस से मैंने एक लैपटॉप खरीदा जी, और लैपटॉप खरीदा, ये डेट मेरे को याद नहीं है जी, मेरे ख्याल से कुछ 3 या 4 अक्टूबर बनती है, ठीक है, 180 डेज को यूज करने के लिए। तो अगर मैंने वो 5 अक्टूबर को खरीदा, 5 अक्टूबर को खरीदा, तो इस साल वो क्योंकि 180 डेज से कम देर के लिए यूज हुआ, तो उस पर जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है, लेट से लैपटॉप पे डेप्रिसिएशन का रेट है 40%, तो हम आपको 40 नहीं देंगे, हम आपको 20 देंगे। बट अगर वो मैंने खरीद लिया होता 25 सितंबर को, तो मैंने कहा सर क्योंकि ये 180 डेज से ज्यादा देर के लिए यूज हुआ, मेरे को इसकी पूरी डेप्रिसिएशन मिलेगी, मतलब 40%। 40% मतलब जितनी भी आपने स्पेसिफाई की है रूल 5 के अंदर। नहीं, इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन जो है उसका मंथली बेस का कोई फंडा नहीं है। या फिर तो आपको आधी डेप्रिसिएशन मिलेगी या पूरी मिलेगी, बस दो ही चीजें हैं। ठीक है, आधी कब मिलेगी? जब व्हेन इट इज यूज फॉर लेस देन 180 डेज। ठीक है, बड़ी बार जो क्लाइंट होता है वो दिवाली पे ये बात बोलता है कि सर नई गाड़ी ले लूं, बड़ी अच्छी ऑफर मिल रही है। न्यू ईयर के ऊपर पुरानी गाड़ियों का मॉडल चेंज होना होता है, जैसे वो 2017 मॉडल है या 18 मॉडल है, तो गाड़ियां बहुत सस्ती मिलती होती है। लास्ट ईयर मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने BMW पता नहीं X4 या X5 ली, वो 78 lakhs वाली उनको 53 lakhs की मिली। ठीक है, एंड ही वॉज कि सर बहुत अच्छी डील मिल रही है, बट मैंने उनको बोला कि डेप्रिसिएशन आधी ही मिलेगी, वी आर सेटिंग ऑन 1 जनवरी। ठीक है, क्योंकि अब आप पुट टू यूज कर रहे हैं, सो इन दैट केस हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन ही आपको मिलने पाएगी। फाइन, सो
और अगर आपने 180 डेज से ज्यादा देर के लिए यूज किया है, फिर वो कहता है फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर आप चाहें 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कहता है कि ये अगले सालों में नहीं है, सिर्फ पहले साल। पहले साल, अगले साल मैंने कहा कि सर ये एसेट सिर्फ 50 दिन यूज हुआ, वो कहता है पूरे साल की डेप्रिसिएशन। अगले सालों में हमने तो क्या कहा, यूज होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए। ये सिर्फ पहले साल के हमारे नखरे हैं, जिसमें हमने कहा कि जी 180 डेज से कम देर के लिए अगर यूज होगा तो आधे साल की डेप्रिसिएशन देंगे और उसके बाद आपको। तो अगर मेरा जो क्लाइंट है, ध्यान से सुनिएगा, वो गाड़ी खरीद के लेकर आया जी 31 मार्च, तो मैंने कहा आधे साल की डेप्रिसिएशन तो मिल जाएगी। कितनी देर यूज की, 1 डे। बट 1 डे का कोई फंडा नहीं है जी, इधर इट इज लेस देन 180 डेज और मोर देन 180 डेज। उसने 1 डे भी यूज कर ली, तो मैंने उससे पूछा प्रीवियस ईयर में क्या आपके पास ऑनरशिप थी, वो कहता हाँ 31 मार्च को मैं ऑनर तो था। मैंने कहा कि जी यूज्ड फॉर बिजनेस, हमने कहा यूज फॉर बिजनेस। मैंने कहा बस आखिरी क्वेश्चन, 180 डेज से कम या 180 डेज से ज्यादा, कहता 180 डेज से कम, तो मैंने कहा फिर आधे साल की डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी, मतलब जितनी भी डेप्रिसिएशन है उसकी हाफ आपको मिल जाएगी। आर वी सेटल्ड अपॉन इट? क्लाइंट कहता है कि सर मैं डेप्रिसिएशन इस साल क्लेम ना करूं, प्रॉफिट कम है। हमने कहा नहीं, इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी, डेप्रिसिएशन तो आपको क्लेम करनी ही पड़ेगी, ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। वैसे मैंने इनकम टैक्स वाले से पूछा सर आपको प्रॉब्लम भी क्या थी, मैं नहीं क्लेम कर रहा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, मैं टैक्स भी ज्यादा दूंगा, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि जी ये मैंडेटरी आपको क्लेम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक पॉइंट यहां पे बताना चाहता हूं, मैंने एसएसी को कहा कि आप क्लेम कर लो, आपको भी क्या प्रॉब्लम है, आपके लिए तो बढ़िया ही है। वो कहता है कि सर फिर लॉस आ रहा है, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता हूं, या फिर तो प्रॉफिट कम हो रहे या फिर मेरा लॉस आ रहा है। तो मैंने कहा लॉस आ रहे तो वो कहता है लॉस तो सिर्फ 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि मेरा लॉस आए, ठीक है, क्योंकि लॉस तो सिर्फ 8 साल, मैंने बताया ना स्पेकुलेटिव है तो 4 साल, नॉन स्पेकुलेटिव है तो 8 साल तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि डेप्रिसिएशन की वजह से कभी भी लॉस नहीं आ सकता, ठीक है। डेप्रिसिएशन को बोलते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये दो चीजें होती हैं जो अगले साल में जाती हैं, एक होता है लॉस, एक होता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनफिनाइट ईयर्स, ये आप 20 साल, 40 साल, 100 साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लॉसेस हैं वो 8 साल या 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए, पता नहीं मैंने यहां पे क्यों एक्सप्लेन कर दिया, टोटली नीडलेस, ठीक है। सुन लीजिए, लेटर से मैंने अभी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं की थी, मेरी किताबों में पहले ही लॉस आ रहा था, कितने का, 2 करोड़ का, और मैं कहा सर डेप्रिसिएशन अब क्लेम करूं 3 करोड़ की, हो कहता है कि जरूरी है लेकिन ये लॉस में ऐड नहीं होती, ठीक है। अब मेरे अगले साल में 2 चीजें जाएंगी, एक तो लॉस है जी 2 करोड़ रुपए का, और 3 करोड़ की अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है इट कैन बी चार्ज ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो हम इसको नाम देते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये वो डेप्रिसिएशन जो एब्सॉर्ब नहीं हो पाई। आर वी गेटिंग इट? सो इन दैट केस ये 2 करोड़ सिर्फ 8 साल तक वैलिड है, लेकिन ये 3 करोड़ इज वैलिड फॉर इनफिनाइट। तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने से मेरे को कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे।